चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि बायोलॉजी का क्लास अभी चल रहा है, तो बायोलॉजी के क्लास जो है लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, 3 चैप्टर ऑलरेडी करा चुके हैं और आज जो है चौथा चैप्टर बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पार्ट 1 भी इसका हो चुका है ना। और आज सेकेंड पार्ट उत्सर्जन बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया करके कमेंट करें। इसका पार्ट 1 में आप कमेंट किए हैं, उसी प्रकार से आप पार्ट 2 आज देखिए, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज जो है, आज डायलिसिस के मशीन के बारे में पढ़ते हैं। किडनी के बारे में पढ़े थे, मूत्र में यूरिया का परसेंटेज पढ़े थे, मूत्र का बनावट देखे थे पार्ट 1 में। सारा चीज़ जो है उत्सर्जन, उत्सर्जी अंग टोटल पढ़े थे। और आज डायलिसिस मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मान के चलिए किसी कारणवश किडनी खराब हो जाता है ना, तो उसे ठीक कैसे किया जाता है। अगर ठीक नहीं भी हो रहा है तो कैसे लोग जो है जी पाएंगे। बात समझे? ऐसे तो कहा जाता है कि एक किडनी पर भी जी लेते हैं और काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बात समझें? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ों को आप समझिएगा, यह चीज़ों को समझिएगा डायलिसिस मशीन के बारे में। चलिए सबसे पहले देखिए, अगर किसी व्यक्ति को किडनी में चोट लगने के कारण, क्या बताए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के किडनी में चोट लगने के कारण या संक्रामक बीमारी के कारण, बात समझे कि नहीं, ठीक है ना, या किसी भी कारण से किडनी अगर खराब हो जाती है तो शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ का मात्रा बढ़ जाती है ना। जहरीला पदार्थ है ना, मतलब अगर किडनी में चोट लग गया या संक्रामक बीमारी के कारण जो है किडनी खराब हो गया या किसी कारणवश से किडनी खराब हो गया, तो शरीर में जहरीला पदार्थ की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद हो गया यह चीज़? यह ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक ने। जिससे रोगी को क्या हो जाएगा? मृत्यु भी हो सकती है। इसी के बचाव के लिए डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसी के बचाव के लिए डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। आप वो जो देखें, वो तो यहाँ पर जो है ये वाला चीज़ देखें, ये तो मशीन ओरिजिनल वाला है। अब यहाँ पर ही आपके बुक में इस प्रकार से पढ़ना है कि इस प्रकार से मशीन के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप चित्र भी, डायग्राम जो है बनाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से देखिए, जो यहाँ से होता है किडनी जैसे खराब है तो किस प्रकार से जो है बनाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे यहाँ नस है धमनी और एक यहाँ नस है सीरा, तो धमनी से जो है इस प्रकार से देखिए निकाला जाता है। और यहाँ से देखिए क्या लगा हुआ रहता है, तो यहाँ से दाब है ना, यहाँ से दाब मापक तंत्र लगा हुआ रहता है। और यहाँ से जो है ना, इसमें से खून को क्या किया जाता है? इसमें खून को है ना, खून को भेजा जाता है। इससे खून को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। और खून को देखिए इस प्रकार से भेजा जाता है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर पंप लगा हुआ रहता है खून को इस प्रकार से। यहाँ पर एक सर्किट लगा हुआ रहता है जिसको क्या करते हैं? प्रतिस्कंद योजना कहते हैं, है ना। खून नहीं जमे इसके कारण लगा हुआ होता है। बात समझे कि नहीं? और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर है ना, क्या है? डायलाइजर जो है यहाँ पर दिया गया है एक, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है। बात समझें कि नहीं? इसके अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर ही है ना, क्या दिया हुआ है? सेल्फेन की जो बनी हुई नली है, इस नली के माध्यम से यहाँ पर जो है सिराए में फिर जाकर जो है पंप करती है। बात समझें? तो यह जो प्रक्रिया है,
यह खराब होने के बाद जो है डॉक्टर के पास जाया जाता है। इसमें अच्छा खासा रुपया लगता है, क्योंकि जो यह मशीन देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है खून को भेजा जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। ये सप्ताह में कराया जाता है। अगर ख़राब हो गया तो इस प्रकार से जो है ना, सप्ताह में 2 बार भी करा सकते हैं। डॉक्टर है ना, डॉक्टर बताएगा, बात समझे। तो इसको कराने में काफ़ी खर्च बैठता है, क्योंकि मशीन ही काफ़ी महंगा आता है। इसके कारण जो है, बात समझे कि नहीं, काफ़ी महंगा मशीन आने के कारण खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो था, ये डायलिसिस मशीन का काम था। चलिए इसके बाद जो है नेफ्रॉन क्या कर रहा है, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, सचित्र वर्णन का मतलब हो गया कि चित्र सहित वर्णन करें। ठीक है, चित्र सहित वर्णन करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। समझिएगा, कह रहा है कि किडनी कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि किडनी के कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख होती है। बताइए, नेफ्रॉन को क्या आप नंगी आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। बात समझे, क्योंकि किडनी के अंदर जो है 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। किडनी के अंदर कितने लाख, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। बात समझे कि नहीं, है ना। प्रत्येक किडनी यानी एक किडनी में 10 लाख है। एक किडनी में 10 लाख से अधिक जो है नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की बनावट प्याले की आकृति जैसी होती है। अब देखिए, नेफ्रॉन की बनावट आपको पहले दिखाते हैं। ये नेफ्रॉन की बनावट है, इस प्रकार से प्याले आकृति। देखिए ये जो है, ये आप क्या कह सकते हैं, प्याले आकृति की तरह होती है। बात समझे कि नहीं, प्याले आकृति की तरह नेफ्रॉन की बनावट होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे है ना बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का जाल जैसा गुच्छा होता है। रुधिर यानी खून कोशिकाओं में, है ना, खून कोशिकाएं का जाल गुच्छा समूह जैसा पाया जाता है, जिसे कोशिका गुच्छा कहते हैं या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बोमेन संपुट, है ना, ग्लोमेरुलस के मिश्रण रूप को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेलपिगियन संपुट कहते हैं। ठीक है, और सभी नेफ्रॉन जो है मेलपिगियन संपुट किडनी के, है ना, क्या कार्टेक्स भाग में रहता है। कहाँ रहता है, कार्टेक्स भाग में रहता है। क्योंकि आपको बताए थे किडनी का, है ना, किडनी के उभरी हुई भाग को, किडनी का उभरी हुई भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स भाग कहते हैं। और धंसा हुआ भाग को पेल्विस कहते हैं। धंसा हुआ भाग को क्या कहते हैं, पेल्विस कहा जाता है। और उभरी हुई भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहा जाता है। तो सब यहाँ पर ही रहते हैं, उभरी हुई भाग पर। ठीक है, तो यह जो है आपका, है ना, क्या कह सकते हैं कि नेफ्रॉन का यह सचित्र वर्णन हो गया। यहाँ पर ही चित्र बनाइएगा, और चित्र बनाने के बाद उतना लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो अभी हम बता रहे थे वही चीज़ यहाँ पर ही दिया गया है। बोमेन संपुट ये वाला जो है दिया गया है। ठीक है, टोटल विस्तार से आप लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, चलिए उसके बाद अब यहाँ पर समझिए कि क्या उत्सर्जी जो है, उत्सर्जन जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या उत्सर्जन सिर्फ मानवों में होता है? क्या उत्सर्जन सिर्फ मानवों में होता है? तो बिल्कुल नहीं, उत्सर्जन पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं। उत्सर्जन जो है पेड़ पौधा, यानी पेड़ पौधा भी गंदे पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आपको सोच के अचंभा होगा कि पेड़ पौधा उत्सर्जन कैसे करेगा। तो
बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। आप चीज़ों को समझिएगा कि पेड़ पौधा भी कैसे उत्सर्जी है ना, कैसे उत्सर्जन करते हैं, यह भी आप जानिए। ठीक है, तो सबसे पहले पादप में उत्सर्जन यानी पेड़ पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले पौधों एवं प्राणियों दोनों में उत्सर्जन क्रिया होती है ना। किसमें? पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है और है ना मानवों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है, परंतु पौधे में कोई विशेष उत्सर्जी अंग या तंत्र नहीं पाया जाता है ना। पौधे में कोई भी विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है कि नाक से ही डायमंड निकाल कर फेंकेगा, उधर उसको पता नहीं चलता है कि उधर नाक किधर है, मुंह किधर है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं पता चलता है। ठीक है, तो यानी कि उसका कोई विशेष जो है उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। ठीक है, अतः क्या कह सकते हैं, पौधे अपना उत्सर्जन जो है ना, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किससे करता है बताइए? तो पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा है? पत्तियां और क्या है? छालों, फलों, बीजों के माध्यम से वो बाहर निकालता है। प्राणियों में सभी उत्सर्जी पदार्थ जो है शरीर के बाहर निकलने की जो है उत्सर्जी अंग पाया जाता है, लेकिन उसका उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं? इसका उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है कि वृक्षों के छाल से, क्या कर रहा है? वृक्षों के छाल से उत्सर्जी करता है। और जैसे इसका देखिए, वृक्षों के छाल से कौची, तो कहिएगा टेनिन। क्या? टेनिन, रेजिन, गोंद इत्यादि ये सब जो है उत्सर्जी पदार्थ है। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण क्या कहिएगा? सबसे पहले समझिए, टेनिन वृक्षों के छाल में रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताइए सबसे पहले ये रेजिन एवं गोंद कहाँ पाए जाते हैं, तो कहिएगा कि पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। और इसका अभी फ़ोटो दिखाएंगे आपको, रेजिन एवं गोंद का फ़ोटो अभी दिखाएंगे, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर समझिए, देखिए क्या लिखे हैं, जो समझिए चीज़ों को आप। क्या? कुछ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित होते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसा जो है, कुछ पौधा में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो गाढ़े दूधिया पदार्थ होते हैं। बात समझें? कुछ ऐसा पेड़ होता है जिससे क्या? दूध निकलता है। बात समझे? तो वो दूध नहीं होता, वो लैटेक्स होता है। कुछ होता है? लैटेक्स होता है, उसको दूध नहीं कहते हैं। जैसे कुछ पौधे का नाम हम बताते हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि जिसे उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे लैटेक्स कहा जाता है। जो दूधिया पदार्थ होता है ना, उसे आप दूध नहीं कहकर आप कहिएगा लैटेक्स। ऐसे लैटेक्स पौधा कौन कौन सा है? ठीक है, तो यानी कि पीपल में भी दूध की मात्रा होता है ना, लेटेक्स की मात्रा होता है, उसमें भी लेटेक्स निकलता है, यानी दूध, गाढ़ा दूध। बात समझे कि नहीं? ठीक है ना। बरगद का पेड़ ले लीजिए, बरगद का पेड़ ले लीजिए, पीला कनेर का पेड़ है ना, पीला कनेर। अब देखिए, पीपल तो सभी लोग जानते हैं, बरगद भी सभी लोग जानते हैं, अब पीला कनेर भी बहुत लोग देखे हैं, लेकिन इसका नाम जो है ना, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि इसी को पीला कनेर कहा जाता है। बात समझे? है ना। ऑफलाइन वालों बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब किताब में भी दिया हुआ था पीला कनेर, डायग्राम भी था, लेकिन बुक में डायग्राम थोड़ा सा सफ़ेद हो गया था, जिससे पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। तो सर पीला कनेर क्या होता है? तो पीला कनेर, अब यह जो डायग्राम देखा, ओ तोरीके, ये तो घर के बगल में ही है। बात समझे? ये तो घर के बगल में ही है, लेकिन नाम ही नहीं पता चल रहा है। बात समझे? तो पीला कनेर का इसीलिए डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर समझिएगा,
कह रहा है क्या कि बबूल के पौधे में उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो गोंद कहा जाता है। बबूल के पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो गोंद होता है। आप इस प्रकार से अगर पेड़ देखे होंगे, है ना, अगर आप कोई पेड़ देखे होंगे तो पेड़ में कुछ इस प्रकार से गोंद रहता होगा, पेड़ में कुछ इस प्रकार से गोंद रहता होगा। अगर आप सही से, है ना, एक आप पेड़ को देखे होंगे जंगलों में या कहीं पर भी, है ना, तो इस प्रकार से रहता है। तो यही जो है पौधे का क्या है, गोंद है। यही पौधे का क्या है, गोंद है, और ये उत्सर्जी कर रहा है। बात समझे, ये क्या कर रहा है, तो ये उत्सर्जी कर रहा है। समझ में आया चीज़ों को, आप समझे। अब यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए ये क्या कह रहा है, चीड़ के पौधे में उत्सर्जी पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो चीड़ के पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रेजिन कहा जाता है, रेजिन। अब देखिए यह वाला जो चीज़ अगर आप पौधा में देखे होंगे तो कभी इस प्रकार से जो है ना, चिपचिपा सा, है ना, इसको लट्ठा कहते होंगे, लट्ठा। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पेड़ में देखे हुए तो यही वाला जो है रेजिन है, यही वाला क्या है, रेजिन है, जो पेड़ पौधों में आप देखे होंगे। बात समझे कि नहीं, समझ में आया। अगर आप यह नहीं देखे हैं तो जंगलों में जाइए और ये देखिए, जंगलों में क्या है ना, कोई भी ऐसा पेड़ होता है जिससे जो है रेजिन निकलता है। जैसे चीड़ के पौधे में आप जाकर देखिएगा तो रेजिन की मात्रा रहेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद, अब यहाँ पर समझिए उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि जलीय पौधा, जलीय पौधा भी उत्सर्जित करता है। जी बिल्कुल करता है ना। तो कहिएगा कि जलीय पौधा उत्सर्जित पदार्थ को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। विसरण द्वारा सीधे जल में क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलीय पौधा जो है ना, क्या कर रहा है ना, जलीय पौधा जो है जल ही में क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। बात समझे कि नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। जबकि क्या यहाँ पर लिखा गया है, जबकि लिखा गया है कि स्थलीय पौधों में कुछ उत्सर्जित पदार्थ को अपने आसपास की मृदा मिट्टी को ही क्या कर देता है, निष्कासित कर देते हैं। बात समझे कि नहीं। जबकि स्थलीय पौधा के कुछ उत्सर्जित पदार्थ अपने आसपास के जो मिट्टी होता है वही मिट्टी में जो है उत्सर्जन कर देते हैं। क्या आपको समझ में आया। तो पेड़ पौधा भी देखें कि पेड़ पौधा भी उत्सर्जन कैसे करता है, रेजिन, टेनिन, ये सब जाने और ये सब का डायग्राम भी आपको दिखाने का प्रयास किए। बात समझे कि नहीं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि और भी आपका कुछ टॉपिक इसमें छूट गया है क्या। अब तो मिला जुला कर यह चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। यह चैप्टर क्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर से VVI आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वह प्रश्न आपको बताने का प्रयास करेंगे, है ना। 2 वीडियो में यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया यह चैप्टर, है ना। ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं इस वीडियो में, है ना। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, जो था पहला वीडियो में बता दिए और दूसरा वीडियो में डायलिसिस मशीन के बारे में बताएं, नेफ्रॉन बताएं और पादपों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है इसके बारे में बताने का प्रयास किए। चलिए अभी जो है आपको स्क्रीनशॉट लेने का, एक बच्चा का कमेंट आया था कि इस गुरुजी जो पढ़ाते हैं उसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू से जो है जितना पढ़ाए हैं आप शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शुरू से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद नोट्स लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए आप बारीकी से जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। ये डायग्राम आप बुक में दिया गया है, आपके बुक में डायग्राम आप बना लीजिएगा। बनाने के लिए सीखिएगा थोड़ा बहुत। मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र की बनावट टोटल आपको बताने का प्रयास किए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बेहतरीन ढंग से आप जो है टिक लगाइएगा। चलिए अब बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यह जो है चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग का कमेंट प्यार दुलार देखकर हमें उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बताने का प्रयास करते हैं, न्यू चैप्टर बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बायोलॉजी का अभी थोड़ा सा क्लास ज़्यादा चल रहा है, बायोलॉजी का 4 चैप्टर करा चुके हैं। अब केमिस्ट्री का क्लास होगा, कल से केमिस्ट्री का क्लास जो है शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। अगर यह नोट्स लेना है तो आप 7903811309 पर आप संपर्क करके नोट्स जो है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी कुछ बातें करना है तो कमेंट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।